हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण और जो इकोलॉजी है इसकी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे आर्द्रभूमि, अंग्रेजी में जिसे वेटलैंड कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वेटलैंड के बारे में बात करें तो इसको आर्द्रभूमि कहते हैं या नम भूमि भी इसको कहते हैं। तो नम भूमि क्षेत्र क्या होते हैं? जलीय तथा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र होते हैं। अर्थात ये पूर्णतः ना तो जलीय होते हैं, ना ही ये स्थलीय होते हैं। तो स्थायी या अस्थायी रूप से जल संतृप्त होते हैं, या तो पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं या आंशिक रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं। नम भूमि क्षेत्रों में झील का किनारा, नदी के किनारे वाले क्षेत्र, समुद्री तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। नम भूमि क्षेत्रों में जल की उपलब्धता ज्यादा होती है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। नम भूमि क्षेत्रों में खासकर देखें तो मैग्रोव वनस्पति विशेष रूप से पाई जाती है। क्या मैग्रोव वनस्पति खासतौर पर पाई जाती है, जिनमें क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स जड़ें पाई जाती है। जैसा कि चित्र में भी आप न्यूमेटोफोर्स जड़ें देख सकते हैं। तो इसमें ये आप ठूंठ जैसे कुछ निकले हुए देख रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स जड़ें। ये पादप क्या करते हैं? सांस लेने के लिए ये जड़ें क्या है, हमारे ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये ऊपर आ जाती है और ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर कार्य करती है। तो इन्हें न्यूमेटोफोर्स जड़ें कहते हैं और वनस्पति को हम क्या कहते हैं? मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। बात करें आर्द्रभूमि की, तो आर्द्रभूमि की परिभाषा क्या होगी? जैसे हमारे दलदल होते हैं जिन्हें मार्श कहते हैं, पंख भूमि मतलब फैन, पीठ भूमि मतलब पीटलैंड, जो कि हमारे कृत्रिम, आर्टिफिशियल या प्राकृतिक, नेचुरल, स्थायी परमानेंट या अस्थायी टेम्परेरी, स्थिर या गतिमान जल, या ताज़ा या खारा ब्रैकिश, या फिर सॉल्टी वाटर है, इस जल के कारण बनती है, वो सारी हमारी क्या कहलाती है? आर्द्रभूमियाँ कहलाती है। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे। ये आर्द्रभूमि आप देख सकते हैं जिसमें जल की मात्रा होनी ही चाहिए। नम भूमि क्षेत्रों की बात करें तो नम भूमि क्षेत्रों में ऐसे सागरीय क्षेत्र भी आते हैं जिनकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। जिनकी क्या होती है? गहराई निम्न ज्वार के समय क्या होती है? 6 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, उनको शामिल करते हैं। अब आर्द्रभूमि क्षेत्रों का महत्व की बात करें तो आर्द्रभूमि क्षेत्रों का महत्व क्या है? आर्द्रभूमि क्षेत्रों के महत्व की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास होने के कारण यहाँ की जो जैव विविधता ज्यादा होती है। यहाँ की क्या होती है? जैव विविधता ज्यादा होती है। ये क्षेत्र क्या पक्षी प्रजातियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? पक्षी प्रजाति होते हैं ना, उनके लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं तथा प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं। जो हमारे प्रवासी पक्षी होते हैं बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारे सांबर है, हमारे घना पक्षी विहार है राजस्थान का, तो ये हमारे क्या प्रवासी पक्षी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। नमभूमि क्षेत्रों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ की उत्पादकता भी बहुत ज्यादा अधिक होती है। ये क्षेत्र क्या जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य बफर जोन का कार्य करते हैं। अर्थात न तो ये पूरी तरह से स्थलीय होते हैं, न पूरी तरह से जलीय होते हैं। ये दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं एक साथ रखते हैं, इसीलिए बफर जोन का कार्य करते हैं, जिसके कारण बाढ़ एवं मृदा अपरदन की तीव्रता कम हो जाती है। बाढ़ और मृदा अपरदन की तीव्रता इससे क्या होती है? कम हो जाती है। इनसे क्या होता है? स्थानीय लोगों को खाद्य पदार्थ, ईंधन और अन्य संसाधन प्राप्त होते रहते हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये के स्थल क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जिनकी वजह से क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नमभूमि क्षेत्र क्या होते हैं? भू जल पुनर्भरण, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। नमभूमि क्षेत्र क्या करते हैं? भू जल पुनर्भरण और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। अब हम बात करेंगे भू आर्द्रभूमि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, या आर्द्रभूमि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उनकी बात करें हम तो कारक आते हैं हमारे स्थानीय समुदायों द्वारा नमभूमि क्षेत्रों को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? स्थानीय जो समुदाय है उनके द्वारा नमभूमि क्षेत्रों को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। उद्योग और शहरी क्षेत्रों से आने वाले जो प्रदूषक है, इन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं जो आर्द्रभूमि है क्षेत्र, उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही है अर्थात नुकसान पहुंचा रही है। इन क्षेत्रों में सुपोषण तथा यूट्रिफिकेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इनके संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण की बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने ये कारण देखे। अब बात करते हैं हम इनके संरक्षण के बारे में। आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण किस तरह से किया जाता है? इसके लिए कन्वेंशन किया गया, अर्थात एक अभिशन आया था जिसे कहते हैं रामसर अभिशन।
अभिसमय या रामसर कन्वेंशन, ये हमारे 1971 में आया था। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन हमारे 1971 में आया था। नमभूमि क्षेत्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए, नमभूमि क्षेत्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। क्या किया गया? ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। इसके लिए 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए क्या होता है, 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। रामसर समझौते के तहत क्या था, देशों को 3 प्रमुख दायित्व दिए जाते हैं। जो भी देश है, सदस्य देश, उनको क्या 3 प्रमुख दायित्व तय किए जाते हैं। जैसे कि पहला दायित्व होता है जो नम भूमियां, उनको यथासंभव सतत उपयोग किया जाए, अर्थात उनको उपयोग तो करना है लेकिन ऐसा उपयोग करना है जिससे उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आर्द्र भूमियां है, आर्द्र भूमि में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि है उनकी सूची, मतलब रामसर सूची में अपने देश की आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाए। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित जो आर्द्र भूमियां हैं, साझा जल व्यवस्थाएं तथा साझा जो प्रजातियां, उनके संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो हमने 3 दायित्व देखे प्रमुख रूप से रामसर समझौते की। बात करें आगे, तो भारत के 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसरण का हिस्सा बनता है और चिल्का झील जो हमारे उड़ीसा में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया जाता है। क्या होता है, 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसरण का हिस्सा बनता है भारत, और चिल्का झील जो उड़ीसा में है भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया जाता है। वर्तमान में विश्व में कुल 2500 रामसर स्थल है। दुनिया में कितने? 2500 रामसर स्थल है। भारत में कुल लगभग 75 रामसर स्थल है, जिसमें राजस्थान में कितने? 2। ये संख्या बदलती रहती है, ये संख्या कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी इस सूची से कुछ को बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ को शामिल कर लिया जाता है। बात करें सांबर की, तो राजस्थान के अंदर सांबर और केवलादेव 2 हमारे रामसर स्थल है। फिर बात करें, एक आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। कौन सा? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो ये उन नमभूमि या फिर आर्द्र भूमि क्षेत्रों का रजिस्टर है। अर्थात नमभूमि आर्द्र भूमि क्षेत्रों का एक रजिस्टर होता है। तो उन नमभूमि या आर्द्र भूमि क्षेत्रों का रजिस्टर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों को शामिल किया गया है। जिसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों को शामिल किया गया है, जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहाँ के जो पर्यावरण है उनमें अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। किसकी वजह से? तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहाँ क्या होता है, वहाँ के पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। वर्तमान में बात करें तो भारत के 2 रामसर स्थलों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जैसे कौन कौन से? एक तो हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के, तो इसको 1990 में हमारे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और दूसरा होता है हमारा मणिपुर की लोकटक झील, इसको सन 1993 में इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसको 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अब हम बात करें तो रामसर साइट्स की, जो 75 रामसर साइट है तो उनकी बात करें कौन सी जगह कौन कौन से, तो एक एक करके हम इनके बारे में देखें। तो ये जैसे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कौन कौन से? आसन, बैराज। लद्दाख में हमारे तोसमरी, तोसुकार। तो इस तरह आप इनको पूरा देख सकते हैं। इनको एक एक सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें हमारे राजस्थान की से मतलब था, तो राजस्थान की कौन कौन सी हमारी, एक तो केवलादेव और एक सांपर झील, ये हमारे रामसर साइट्स। क्यों? क्योंकि हमें सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हमने रामसर साइट्स के बारे में जानकारी ले ली है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।